नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ है भूस्खलन, है ना। तो भूस्खलन क्या होता है पहले समझ लीजिए कि मैंने आपको वही बता रखा है कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल होता है आंतरिक, है ना, और एक होता है बाह्य बल। ठीक, क्या होता है? बाह्य बल, है ना। तो जो आंतरिक बल होता है ना, ये पृथ्वी के अंदर काम करता है और बाह्य बल पृथ्वी के बाहर काम करता है। ठीक, आंतरिक बल में ही हमने आपको बताया था, याद होगा, कि आंतरिक बल जो होता है ना, जैसे आंतरिक बल है तो आंतरिक बल दो प्रकार का हो रहा था। ठीक, एक था आकस्मिक, एक है आकस्मिक और एक होता है पटल विरूपणी। ठीक, पटल विरूपणी। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि आकस्मिक बल जो है ना, वो पृथ्वी पर तुरंत परिवर्तन लाता है, अचानक से चीज़ें बदल देता है। जैसे हमने इसमें बताया था भूकंप, है ना, इसमें भूकंप होता है, भूस्खलन होता है ना, ज्वालामुखी होता है। तो ये जो भूस्खलन है ना, ये क्या है? एक प्रकार का आंतरिक बल है। भूस्खलन जो होता है ना, ये आंतरिक बल के कारण होता है और ये आकस्मिक बल है। ठीक, तो इसके कारण बहुत सारी चेंजेस तुरंत हो जाते हैं, तीव्र। तो वही बात यहाँ पर है कि भैया भूस्खलन अपेक्षाकृत क्या होता है? तीव्र और अवगम्य संचलन है। देख रहे हैं ना, यानी जो भूस्खलन होता है ये तीव्र होता है, अवगम्य संचलन है। ठीक, इसमें स्खलित होने वाले जो पदार्थ होते हैं अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। ठीक, तो भूस्खलन जब होता है तो इसमें जो पदार्थ होते हैं जो कि स्खलित होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे रास्ता है और यहाँ का मान लीजिए थोड़ी ज़मीन क्या होगी, नीचे धंस गई। तो ये जो नीचे धंस रहा है ना, ये स्खलित जो पदार्थ हो रहा है वो कैसा है? शुष्क है। ठीक, देखिए, असंलग्न बृहद, बृहद मतलब क्या होता है? मास की बात कर रहे हैं ना, जो मलबा वगैरह होता है। तो असंलग्न बृहद का आकार, ठीक, आकृति, है ना, शैल में निरंतरता की प्रकृति, ठीक, क्षरण का अंश, ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। मतलब क्या है? भूस्खलन जो वगैरह ये सब जो होते हैं ना, ये किस पर डिपेंड करता है? जो ढाल होता है ना, ढाल कितना ज़्यादा है उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक, देखिए, इस वर्ग में पदार्थ के संचलन के प्रकार के आधार पर, है ना, वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ठीक, देखिए, ढाल जिस पर संचलन होता है, ठीक, जैसे कोई ढाल है इसी पर संचलन होता है, के संदर्भ में पार्श्व आवर्तन यानी रोटेशन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन यानी स्लीपिंग को क्या कहते हैं? अवसर्पण कहते हैं। ठीक, ये भी याद रखिएगा। एक होता है अवसर्पण। तो अवसर्पण क्या होता है भैया? जो ढाल होता है ना, जिस पर ये संचलन होता है, मलबा है ना, जैसे डिब्राइज वगैरह जो है ना, वो जब संचलित होता है, ठीक, तो कहाँ संचलित होगा? ढाल पर। ठीक, तो अब ये क्या है ना कि रोटेशन के साथ, रोटेशन मतलब क्या होता है? जैसे अब समझ लीजिए, जैसे अब ये ढाल हो गया, तो ढाल पे मलबा जो है ना ऐसे लुढ़क लुढ़क करके आगे बढ़ रहा है, लुढ़क करके। ठीक, तो यही बात कहा जाता है कि रोटेशन के कारण शैल मलबा की एक या कई इकाइयों में फिसलन को अवसर्पण कह रहे हैं। ठीक, पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन यानी रोलिंग या स्खलन मलबा स्खलन कहलाएगा। ठीक, मलबा स्खलन कहलाता है। तो मलबा स्खलन क्या होता है भैया? कि तीव्र लोटन या स्खलन क्या होता है? मलबा स्खलन। जैसे जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना क्या होता है? मलबा का तीव्र लोटन। मलबा का तीव्र लोटन अभी बता ही दिया हमने, बस सिंपल बात ऐसे समझ लीजिए, जैसे ढाल है, ढाल में यहाँ पर मलबा है, तो ये बहुत तेज़ी से ये नीचे की तरफ सरक जाएगा। ठीक, या फिर मान लीजिए ऐसा हो कि कोई ऐसे सतह है, सतह में ये भाग है और ये भाग बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ सरक जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ से देखिए, मलबा स्खलन में खड़े, है ना, यानी वर्टिकली या प्रलंबी फलक यानी फेस से मिट्टी मलबा का प्रायः स्वतंत्र पतन होता है। ठीक, संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैल बृहद के स्खलन को शैल, यहाँ से शैल स्खलन कहते हैं। ठीक, तीव्र ढालों पर शैल स्खलन
बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। ठीक, अब देखिए ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है कौन सा, ये चित्र 5.3 है। ठीक, 5.3 देखिए यहाँ पर, ये देखिए देख रहे हैं ना ये, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि जैसे अब यहाँ पर ढाल है तो यहाँ से ये मलबा जो है ना बहुत तेज़ी से ऐसे नीचे भूस्खलित हो रहा है, नीचे सरक जा रहा है। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है भैया, भारत नेपाल सीमा उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के निकट शिवालिक हिमालय श्रृंखलों से भूस्खलन का दिखाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है कि तीव्र नति, नति मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से जो झुका हुआ होता है स्थल। ठीक, तीव्र नति संतरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शैल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शैल पतन यानी फाल कहलाता है। ठीक, तो भैया इसमें क्या होता है फाल में, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे ढाल है ना, तो जो मलबा ऐसे गिर रहा है ना, तो ये मलबा इससे टच होकर के सरक रहा है, वो नहीं होगा। क्या होगा, ऐसे दूर होकर के ऐसे गिर रहा है, दूर गिर रहा है मतलब बिना टच के ऐसे फेंका जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं फाल। तो शैल पतन शैलों के फलक के उथले संस्तर से होता है ना, जो इसे शैल स्खलन जिससे में पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होते हैं से अलग करता है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा है बृहद क्षरण बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त होगी एवं क्यों। ठीक, इसको बताना है आपको। प्रश्न है, क्यों मृदा सर्पण को तीव्र प्रवाह संचालन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक, ऐसा क्यों हो सकता है, ये सब बताना है आपको। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। आपको पता ही है कि हिमालय में ज़्यादातर ये चीज़ें घटती हैं। ठीक, इसके अनेक कारण हैं भैया। पहली बात तो ये कि हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। ठीक, यह अधिकांशतः परतदार शैलों एवं असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। ठीक, इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। ठीक, हिमालय की तुलना में तमिलनाडु कर्नाटक केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी और पश्चिमी तट के किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक स्थायी हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिए, पश्चिमी घाट जो होता है वहाँ वो ज़्यादा स्टेबल है तथा बहुत कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों में मलबा अवधाव और भूस्खलन होते रहते हैं। ठीक, पश्चिमी घाट की ही बात कर रहे हैं, यद्यपि इनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है। ठीक, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े भृग एवं कगार के साथ तीव्रतर है। ठीक, तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर ठीक के कारण यांत्रिक अपक्षय सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन एवं मलबा अवधाव के साथ प्रायः सीधे शैल पतन यानी क्या होता है, डायरेक्ट रॉक फॉल होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, बस ऐसे ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है अपरदन एवं निक्षेपण के बारे में। ठीक, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, बस ऐसे समझ लीजिए कि अपरदन और निक्षेपण क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन। देखिए एक बात और ऐसे बता दें, अपरदन क्या मतलब होता है, जैसे अब मान लीजिए ये कोई सतह है ना, तो सतह से यहाँ से मिट्टी कट करके और ऐसे बहते हुए चली गई। ठीक, तो जहाँ ये कटाव हुआ ना, इसी को बोलते हैं इरोजन। और डिपोजिशन क्या होता है, जहाँ पर ये मिट्टी जा कर के इकट्ठी हो रही है ना, जहाँ पर इकट्ठी हो रही है, इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक, तो देखिए अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की, अपरदन के अंतर क्या होता है, जो शैल होते हैं इसके मलबे की अवाप्ति, ठीक, अवाप्ति एवं इनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अवाप्ति मतलब क्या होता है कि एक्वेसिशन, मतलब जहाँ से एक तो जहाँ से ये मिट्टी कट रही है और हट जा रही है वहाँ से, कट करके हट गई, इसी को बोला जाता है। ठीक, अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैलों जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, है ना, जैसे कोई चट्टान है, रॉक्स है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, तो अपरदन के भू आकृतिक कारक जो होंगे, है जैसे जल है, भौम जल है ना, हिमानी है, वायु है, लहरें हैं, ये सब क्या करेंगी, धाराएं हैं, इनको क्या
उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान को ले जाते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक जगह से मिट्टी कट करके दूसरी जगह चली जा रही है। तो भैया जो कि इन कारकों की गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं, मतलब ये कितनी तेज़ी से जा रही हैं, कितनी तेज़ी से आ रही हैं, ये सब चीज़ें होता है। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपरदन में पर्याप्त योगदान देता है। ठीक, अपरदन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है, मतलब जैसे कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है, अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे कट करके हट गया यहाँ से, तो क्या हो गया, समतल हो गया। वही बात यहाँ पर की जा रही है कि अपरदन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं, है ना। जो भूदृश्य है, कोई जैसे पर्वत है, पठार है, या कोई ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, तो ये क्या होगा, घिस करके समतल में एक बार धीरे धीरे करके बदल जाएगा। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपरदन में सहायक होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, लेकिन अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। ठीक, जरूरी नहीं कि अपक्षय हो तभी क्या कहते हैं अपरदन होगा, लेकिन यह है कि एक हेल्प करता है अपक्षय अपरदन में। देखिए, अपक्षय बृहच्छरण एवं बृहच्छरण अपरदन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं। ठीक, बृहद संचलन एवं अपरदन में अंतर है। ठीक, बृहद संचलन में शैल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण, याद रखने का, बृहद संचलन मास वेस्टिंग होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं धरातल पर जाते हैं। ठीक, तो ये होता है मास वेस्टिंग, है ना, बृहद संचलन। परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरें, धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते। किसमें, बृहद संचलन में। बृहद संचलन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब मास वहाँ से हट रहा है, उसी को बोलते हैं हम बृहद संचलन। ठीक, उसमें ये सब हेल्प नहीं करते। वस्तुतः यह अपरदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। ठीक, अब आगे देखिए। अब जैसा कि चित्र संख्या 5.n में स्पष्ट है कि अपरदन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अपक्षय अपरदन गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपरदन परिवहन, ठीक, वायु प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों, धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। ठीक, इसमें प्रथम 3 कारक क्या होते हैं, जलवायुवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक, यहाँ देखिए, अपरदन के 2 अन्य कारकों जैसे लहरों और धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। ठीक, बाकी सब जो है ना, और बाकी सब जलवायु द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ देखिए, लहरें थल एवं स्थल मंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक, है ना, लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती हैं। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं, तो केवल कार्स्ट यानी चूना आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक, इसके बारे में हम अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों और निर्मित आकृतियों का विवरण देखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ठीक, निक्षेपण क्या है, अपरदन का परिणाम होता है। ठीक, ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो निक्षेपण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि ढाल है, तो ढाल से तो यहाँ से मिट्टी कट करके बह के आ रही है, तो यहाँ तो हो रहा है अपरदन। ठीक, यहाँ अपरदन हो रहा है, यहाँ अपरदन हो रहा है। अब लेकिन ये धीरे धीरे करके देखिए, ढाल जब कम होता जाएगा ना, तो यही मिट्टी नीचे आएगी और यहाँ पर इकट्ठी होने लगेगी। तो जहाँ पर मिट्टी इकट्ठी हो रही ना, बह के आई है, यहीं पर होता है निक्षेपण, है ना, डिपोजिशन इसी को बोलते हैं। तो भैया निक्षेपण क्या होता है, अपरदन का परिणाम होता है। ठीक, ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, परिणामतः क्या होता है, अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। ठीक, दूसरे शब्द में कहें तो भैया निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता,
पहले स्थूल बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। याद रखिएगा, डिपोजिशन होता है किसका, सबसे पहले क्या होता है, स्थूल और बाद में सूक्ष्म पदार्थ। पहले बड़े पदार्थों का निक्षेपण होगा, फिर छोटे। निक्षेपण से निम्न भूभाग, यानी क्या होता है, जो निचला भाग होता है भर जाता है, ठीक, जैसे गड्ढा वगैरह है तो भर जाता है। वहीं अपर्दन के कारण जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं, भूमिगत जल इत्यादि क्या होता है भैया, तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। चलिए अब देखिए, अपर्दन और निक्षेपण से कौन सी भू आकृति बनती है, किस प्रकार का उसका, इसके इन सब का विवेचन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे। ठीक, यहाँ